अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने जो ब्लॉग था क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का डिफरेंस वो आपने समझ लिया होगा। आपने मिटिगेशन और अडेप्टेशन को भी आपने समझ लिया होगा। तो अब हम आते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ कि क्लाइमेट चेंज क्या है। आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि एनवायरनमेंट जो है वो हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होती है, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो सारा उसमें जो कुछ भी रह रहा होता है ना, उसकी एक एनवायरनमेंट होती है। और उस एनवायरनमेंट में ज़ाहिर लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग्स भी होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए क्लाइमेट में अगर ज़रा सा भी किसी एक भी चीज़ में, चाहे बायोटिक फैक्टर में या वाटर फैक्टर में, किसी एक चीज़ में भी अगर ज़रा सा फ़र्क आए तो वो हम सबको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले दे रहे होते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन जो है ना, वो है कि इसमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट होता है। ग्रेजुअल शिफ्ट बहुत ही स्लोली, जो कि गैर महसूस तरीके से होता है। और ये शिफ्ट जो है ये होता है लंबे अरसे में, जो हज़ारों लाखों सालों के ऊपर जो है ना वो फैला हुआ होता है। और इसमें जो आता है वो हमारा ओवरऑल इस पूरे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर आता है। इसके अंदर चलने वाली हवाएं आती हैं, इसके अंदर होने वाली बारिशें, उनका पैटर्न, उनकी इंटेंसिटी, उनकी लोकेशन वो होती है। और ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली, लेकिन बहुत स्लोली गैर महसूस तरीके से जो है ना ये चेंज हो रहे होते हैं। ये तो है इसकी क्लासिकल डेफिनेशन। लेकिन मौजूदा जो डेफिनेशन है, जिसको बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को जिसके ऊपर फोकस हो रहा है, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल ईरा जब स्टार्ट हुआ मिड 20th सेंचुरी में। ये 21st सेंचुरी, ये याद है, मिड 20th सेंचुरी में, यानी 2 सदियाँ पहले जो इंडस्ट्रियल ईरा स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई। और फिर जाहिर है कि वो उसके अंदर से गैसेस मुख्तलिफ निकलनी शुरू हुई। उन्होंने वो एनवायरनमेंट में भी आ गई, ज़मीन में भी एब्जॉर्ब हो गई, ज़मीन को भी गर्म करना शुरू कर दिया, समुद्रों को भी गर्म करना शुरू कर दिया, हमारे एटमॉस्फेयर को भी गर्म शुरू कर दिया। और हमने एक लफ्ज़ ईजाद कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है मिड 20th सेंचुरी से विद द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, अब मौजूदा दौर में इसके अंदर एक और फैक्टर आ गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत तफसील के साथ बता दिया है। और वो क्या है? वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, थंडरस रेन, तूफान, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये आना शुरू हो गए हैं। और ये मीडिएट होते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। उस वक्त आज से इवन 2 डेकेड्स पहले भी एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आज हर क्लाइमेटी जो है, हर जो तूफ़ान और इस किस्म का जो मौसम में चेंज आ रही है, उसका ज़िम्मेदार इन एटमॉस्फेरिक रिवर को जो है वो समझा जाता है। जैसा मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूबा में जो स्टडी हुई थी, मैंने उसमें भी आपको ये बताया था। अब जो मेजर फैक्टर जो इसको क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है सिर्फ दो, जिनमें एक है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जो कि इसको क्लाइमेट को चेंज कर रही है। दूसरा है मिलानकोविच साइकिल्स। मिलानकोविच एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने ये साइकिल जो है वो इन्वेंट किए थे। और ये बेसिकली रेफर करते हैं अर्थ की मूवमेंट को। ज़मीन, आपको पता है ना, हमारी ज़मीन घूम रही है। ना सिर्फ ये कि ये खुद अपने एक्सेस पे घूम रही है, बल्कि ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है। लेकिन क्या कभी हमें महसूस हुआ कि हम जिस ज़मीन के ऊपर बैठे, ये मुस्तकिल घूम रही है, खुद भी घूम रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है? हमें महसूस नहीं होता। इसलिए ये जो चेंजेस आती हैं ना, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं, लाखों सालों में जाकर ये कहीं हमें महसूस होती हैं कि अच्छा, हम भी आज सुनते हैं, अपने बुजुर्गों से भी हम सुनते आ रहे थे कि मौसम जो है वो बदल रहा है। लेकिन खुद मेरे बचपन में मैंने जो पैटर्न ऑफ रेन देखा था, हमें पता था, एक सेट पैटर्न था कि ये बरसात का मौसम आने वाला है। हमारे घर वाले तैयारियां करते थे, सारा कुछ करता था। और वो बारिशें आती थी वाकई, वो तूफान भी आते थे, वो आंधियां भी आती थी, और एन उसी वक्त आती थी, और उनका कोई सोर्स भी उनको पता होता। आजकल ये सब इस कदर हैप्पैज़र्ड और इस कदर फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हम पहले जो है ना वो हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको क्लाइमेट चेंज को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि ये, और मीथेन।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है इससे, आपको पता है इंडस्ट्री से निकल रही है धुआं, हमारी ट्रैफिक, हमारी गाड़ियाँ, हमारी ट्रेनें, हमारे हवाई जहाज़, हर चीज़ जो है कोई और काम करे ना करे कार्बन को तो वो निकाल के हमारे एटमॉस्फेयर में फेंक देती है। और उसके बाद है मीथेन। मीथेन के दो सोर्सेज है, एक तो हमारी जो ये अपना हमारा एनिमल लाइफ है ये बहुत ज़्यादा मीथेन जनरेट करते हैं, और दूसरा पैडी फील्ड। पैडी फील्ड यानी वो जिसमें वो खेत जिसके अंदर राइस की फसल लगती है। आपको पता है राइस हमारे यहाँ लगता है, ये लोलैंड क्रॉप है और इसके अंदर स्टैंडिंग वाटर हर वक्त होता है, और ये मीथेन को जो बहुत बड़ा सोर्स है ये मीथेन प्रोड्यूस करने का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैसेस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह रेगुलेट होती हैं। अब आप ज़रा इन दो तस्वीर को देखें। ये सन है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। आप जहन में रखिएगा कि सन से जो रेडिएशन हमारे तक पहुँचती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है। अब वो पहले आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से फिर ये हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है तो कुछ तो हो जाती है, लेकिन कुछ वहीं एटमॉस्फेयर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ हमारी सतह ज़मीन से टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो ज़मीन में एब्जॉर्ब होती है ना, ये भी रिफ्लेक्ट बैक होती है और चारों तरफ होती है, लेकिन अब ये अल्ट्रा वायलेट नहीं बल्कि ये इंफ्रारेड है। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो बहुत हाई एनर्जी होती है और बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। चूँकि हाई एनर्जी होती है इसलिए ये एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट कर जाती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है, लेकिन जब ये बाद रिफ्लेक्ट होती है तो ये होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड जो है उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये सिग्नल्स में भी यूज होती है। ये रेड लाइट जो है, इंफ्रारेड लाइट है, सिग्नल्स में यूज है, दूर से नजर आते हैं, क्योंकि लंबी वेवलेंथ है इसकी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत थोड़ी होती है। चूँकि एनर्जी बहुत थोड़ी होती है इसलिए ये इसमें इतनी सख्त नहीं होती कि ये एटमॉस्फेयर को जो हमारे अर्थ के साथ साथ इसको फाड़कर इससे बाहर निकल सके। लिहाजा ये जब ज़मीन इसको रिफ्लेक्ट करती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती। और आप इस तस्वीर को देखिए, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जिसमें CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम CFC कहते हैं, जिसको बहुत हद तक काबू पा लिया है। इसके बाद और भी बहुत सारी जो है वो मतलब गैसेस होती हैं, और क्लोरीन भी है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, आपने पढ़ी ही होंगी। वो इसको जो निकलने वाली है ना हीट, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये एब्जॉर्ब होती है तो ये हमारे रेगुलेट करती है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, और उस अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर है ना, उसकी सस्टेनेंस के लिए जो है इस टेम्परेचर को रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, और इस सारे सिस्टम को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लोग हमारे यहाँ जो आम तौर पे इसको कंफ्यूज करते हैं, वो ये समझते हैं कि आप ग्लास हाउस के अंदर पौधे ग्रो कर लें, जो कि नेचुरल लाइट अंदर आ रही होती है, उसके अंदर ग्रीन पौधे ग्रो हो रहे हैं, अच्छा जी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। या फिर वो उसमें जो होते हैं हमारे ग्रीन हाउसेज हैं उनको बना लेते हैं, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, अंदर पौधे ग्रो कर लेते हैं और कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हरगिज़ नहीं, ये दोनों सूरतें जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। मैंने अपने पूरे कैरियर में ग्लास हाउस में भी बहुत काम किया है और मैंने ग्रीन हाउसेस में भी बहुत काम किया है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट ये नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आप काइंडली क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये फिर आपको समझने में मदद देगा कि हमारी क्लाइमेट के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ जो कार्बन जो हम कहते हैं कि निकलती है इंडस्ट्री से, उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो वोल्केनिज्म है, और वोल्केनिज्म जो है वो और ह्यूमन सिविलाइजेशन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करती है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, बजाते खुद ह्यूमन भी हैं, और ये सारे के सारे ड्राइवर हैं क्लाइमेट चेंज के, चूँकि ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट जो है ना ये प्ले करते हैं हमारी क्लाइमेट को। अगरचे उसका इफेक्ट जो है वो हमें बहुत लंबे हज़ारों लाखों सालों के बाद जो है ना वो हमें मिलता है। और अब इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो है मिलानकोविच साइकिल्स। अब ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है बड़ा आसान, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। अब ये जो है ये डिफाइन करते हैं अर्थ की मूवमेंट को, जब ये ऑर्बिट करती है सन के उसमें, और उसके बाद इस मूवमेंट से जो चेंज आती है, इस मूवमेंट से
इसकी जो कॉरस्पॉन्डेंट इफेक्ट हमारी क्लाइमेट के ऊपर होता है ये हमें नज़र आता है थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद नज़र आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी अर्थ जो है ये ऑर्बिट करती है, जैसे बाकी भी जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं सन के इर्द गिर्द, तो इसमें स्लाइट चेंजेस आती हैं इसकी मोशन में भी और इसकी ओरिएंटेशन में भी। यानी हमें पता है कि सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, हमारी अर्थ भी मूव कर रही है, अपने एक्सिस के ऊपर वो मूव कर रही है। अब जब ये सूरज के गिर्द घूमना शुरू होती है तो इसकी मूवमेंट में थोड़ी सी चेंज आती है, स्पीड में भी चेंज आती है, उसकी ओरिएंटेशन भी, कि ये अब इसका एक्सेस किस तरफ को है, ये कैसे मूव कर रही है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो कि हमारे ज़मीन के ऊपर सीजन्स को बनाती है। सीज़न यानी ये मौसम है, ये इनको बनाती है। अब ये जो मौसम जो है ये इफ़ेक्ट होते हैं, ये हैं 3 टाइप के मोलेकुलर साइकिल, जिसमें पहला जो है उसको हम कहते हैं साइंस के ज़बान में उसको हम कहते हैं प्रीसीजन। प्रीसीजन जो है ये एक्सियल प्रीसीजन है और ये है डायरेक्शन टुवर्ड्स विच अर्थ एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पॉइंटेड। यानी अर्थ अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट कर रही है ना, और ये प्रीसीजन जो है वो उस डायरेक्शन को डिटरमिन करता है जिसकी तरफ ये एक्सेस जो है वो रोटेशन के वक्त पॉइंट हो रहा होता है, उसको कहते हैं प्रीसीजन। दूसरा जो है वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो है वो शेप ऑफ द अर्थ को डिटरमिन करती है उस वक्त जबकि ये घूम रही होती है सूरज के गिर्द। अब ये आपने भी देखा होगा कि अर्थ को बज़ाहिर गोल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये होती नहीं है, ये एक्लिप्टिक होती है। यानी ये इसका सर्कल जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है दाएं तरफ या बाएं तरफ, जो इसको ओवल फॉर्म दे देता है, ये गोल नहीं रहती है। अब ये जितना सर्कल से डिविएट होकर ओवल फॉर्म में आती है, वो जो एंगल होता है उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो होती है थ्रू इसेंट्रिसिटी। समझ आ गई आपको? अब जो तीसरा पार्शन है वो है ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी जो है वो है अर्थ के एक्सिस का एंगल, और जब वो टिल्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, यानी वो अपने अर्थ अपने उसके गिर्द तो घूम रही है, अपने एक्सिस के गिर्द तो घूम रही है, लेकिन जब वो सन के गिर्द घूमना शुरू होती है तो उसके एक्सिस में जो चेंज आती है, उसमें चेंज एक्चुअली तो नहीं आती, लेकिन वो मूवमेंट जब हो रही होती है तो वो कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। तो वो जो टिल्ट है ना वो एक्चुअली डिटरमिन करता है, उस टिल्ट का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं ओब्लिक्विटी। ये 3 साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। अब पहली आ जाती है प्रीसीजन। अब आप देखिए ये ज़मीन है और ये इसका एक्सेस है, ये अपने एक्सेस के गिर्द जो है ना ये घूम रही है, ये मुस्तकिल घूम रही है, एक्सेस तो यहीं पे रहता है। अब जब ये जो ऑर्बिट है ना ये उसका जब ये सूरज के गिर्द घूमना शुरू करती है, ये वो शो कर रहा है। अब ये देखें ये जो है ना ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जब ये घूम रही है तो ये इधर 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 इसके साथ साथ आता जाएगा, तो ये वॉबल करता रहता है। वॉबल यानी वॉबल को मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ वॉबल ही इसको सही डिस्क्राइब कर सकता है। यानी ये मुस्तकिल जो है ना ये यूं यूं यूं, अगर आप नेट पे जाके देखें ना तो आपको ये मूविंग पिक्चर जो कहीं से मिल जाएगी तो ये आपको नजर आएगा कि ये मुस्तकिल ऐसे 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 हिलता रहता है। ये एक लम्हे के लिए भी ये टिकता नहीं है किसी जगह पर, और उसकी वजह भी है क्योंकि ज़मीन घूम रही है और फिर वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है, तो ये इसके गिर्द जो है ना ये घूमता है। तो इसकी जो ये रोटेशन है ये टाइडल होती है, यानी ये इसको सर्कुलरिटी में नहीं रहने देती। आप ये देख रहे हैं कि ये भी पूरा सर्कल आपको यूं है, ये सर्कल लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके दोनों तरफ एक टाइडल फोर्स होती है जो कि रिजल्ट होता है उस ग्रेविटेशनल पुल का, जो कि इन्फ्लुएंस होता है सन का और मून का, यानी सूरज और जो चांद है उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मिलके इसके ऊपर एग्जर्ट करता है, और ये कभी इसको इधर खींच लेता है, कभी इसको इधर, ये इसको सर्कुलर रहने नहीं देता। और अब ये जो है ये जो वेरी करती है इसकी पोजीशन अपनी एक्चुअल सर्कुलरिटी से, उसको कहते हैं प्रीसीजन, और ये मैंने आपको तस्वीर में भी इसीलिए दिखाया है। अब ये कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो फोर्सेस हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं, क्योंकि ये जब ज़मीन घूम रही होती है ना तो ये जब सूरज के जितनी नज़दीक होगी ना
उतना सूरज का पुल ज़्यादा आएगा, और जितनी ये सूरज से दूर होगी उतना चांद का पुल इसके ऊपर आएगा। इसलिए ये इलेप्टिकल शेप में ही रहता है, ये कभी सर्कुलर उसमें नहीं आता। अब जो एक्सियल टिल्ट है ये अगर जितना लार्ज होगा उतना ही, यानी एक्सियल टिल्ट लार्ज होने का मतलब ये है कि वो एक साइड जो ज़मीन की है उस तरफ, वो जो सूरज के बहुत नज़दीक होगी वहाँ बहुत गर्मी होगी और वहाँ पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और यानी गर्मी में जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो सारी यहाँ पर शुरू होंगी। लेकिन ऑपोजिट साइड जो है ना, जो कि सूरज से अवे होगी, वहाँ पर बहुत सख्त ठंड होगी और वहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह, ये जो टिल्ट है ना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ज़मीन का कौन सा हिस्सा जो इस वक्त सूरज के बहुत नज़दीक है और कौन सा हिस्सा जो है इस वक्त सूरज से बहुत दूर है। अब हम आ जाते हैं दूसरा कि इसेंट्रिसिटी क्या है। इसेंट्रिसिटी अर्थ की एनुअल मूवमेंट है जो कि वो सन के गिर्द करती है, और ये भी नियरली सर्कुलर होती हैं, ये पूरी सर्कुलर नहीं होती, इलेप्टिकल होती हैं, चूंकि इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, सन और मून का नहीं, बल्कि इसके ऊपर दो पावरफुल प्लैनेट हैं जो कि जुपिटर है और सैटर्न है। वो एक इसको इस तरफ को खींचता है, एक इसको इस तरफ को खींचता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये सूरज है और ये इसके गिर्द इसको सपोजिटली इस दायरे में घूमना चाहिए, लेकिन ये घूमती 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 जब ये यहाँ पे आती है तो इसको सैटर्न पुल कर लेता है। जब सैटर्न पुल करता है तो ये अपने दायरे से हट जाती है, और अब ये जो दरमियान में गैप आता है ना, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये अर्थ इस वक्त सन से बहुत दूर है। अब जब ये फिर घूमती 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 यहाँ पे आती है तो अब ये यहाँ पर ये सन से बहुत ज़्यादा करीब हो गई है, ठीक है। और ये जो है ये हमें जो इसका जो डिपार्चर है वो हमें ये बताता है कि ये ऑर्बिट से ये जो ज़मीन जो है ये जब सूरज के गिर्द घूम रही है तो ये इस ऑर्बिट से कितना एक तरफ को हटती है और कितना दूसरी तरफ को हटती है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको टिल्ट को इंक्रीज करते हैं और इस टिल्ट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी जो है ये मेजर करती है शेप ऑफ द अर्थ को, कि ये गोल है या एलिप्टिकल है, जबकि वो ऑर्बिट से डिपार्ट करती है, वो उस ऑर्बिट से जो कि सन के गिर्द, सूरज के गिर्द जो इसकी मूवमेंट जारी होती है। अब ये जो वेरिएशन है ये अफेक्ट करते हैं जो डिस्टेंस होता है अर्थ का और सन का। जब अर्थ ऑर्बिट जो है ये मोस्ट एक्लिप्टिक शेप में होता है तो जो डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान है उसकी इसेंट्रिसिटी जो वो बहुत हाईएस्ट होती है, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह 0.0679। और जब अर्थ जो है वो नियरली सर्कुलर होती है तो इसकी इसेंट्रिसिटी जो है 0.000055 होती है। यानी जब ये सूरज के बहुत करीब होती है तो इसेंट्रिसिटी ये होती है, और जब ये डिपार्ट कर जाती है, सूरज से परे हो जाती है, इसको कोई फोर्स खींच लेती है तो इसकी इसेंट्रिसिटी जो है ना वो ये होती है। और जब ये सूरज के करीब होती है तो जो अर्थ का जो रुख सूरज की तरफ फेस कर रहा होता है उसको 23% ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन है वो मिल रही होती है, जो कि क्लोज होता है सन से, और जो फार अवे होता है वहाँ पर ये रोशनी जो है वो कम होती है। और ये जो पूरा साइकिल है ना ये 4,13,000 साल में कंप्लीट होता है, 4,13,000 साल में ये कंप्लीट होता है। अब जो इस वक्त मौजूदा जो है लम्हा में, इसमें जो अर्थ की इसेंट्रिसिटी है वो है 0.017, यानी ये तकरीबन नियरली एलिप्टिकल है, यानी नियरली सर्कुलर है ये, और ये बहुत स्लोली जो है ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब ये है ये 1,00,000 साल में ये साइकिल पूरा होगा, यानी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कोल्डर सीजन, हम सन से अवे मूव कर रहे हैं। जितना हम सन से अवे मूव करेंगे उतनी ही मौसम जो है वो ठंडा होता चला जाएगा, और अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि कम रिसीव होती है। और जब कंप्लीटली हम अवे हो जाएंगे, जबकि पूरी दुनिया मुंजमद हो जाएगी, उसको 1,00,000 साल अभी लगेंगे। इससे पहले एक आइस एज दुनिया देख चुकी है, हम तो एटलीस्ट नहीं, हमने वो भी नहीं देखी थी और अब ये भी नहीं देखेंगे। कौन जीता है इतने लंबे अरसे तक? तो ये है हमारी इसेंट्रिसिटी। अब हम आते हैं ओब्लिक्विटी की तरफ। अब आप ये देखें, ये वही बात है कि ये उसका एक्सेस है और ये है सन का जो एक्सेस जिसके गिर्द ये घूमती है।
ओब्लिक्विटी जो है ना, ये एंगल है अर्थ के एक्सियल टिल्ट का विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल प्लेन विच वेरीज बिटवीन 21। ये यानी ये वो है ऑर्बिटल टिल्ट जो कि जिसका फासला जो है, यानी ये अर्थ का सेंटर है और ये वो जो सूरज के गिर्द उसकी जो ये सेंटर है उसके गिर्द जब ये घूम रही होती है तो ये या तो ये इतना होता है, ये दूर हो जाता है, तो जब ये सूरज से दूर होता है तो ये 24.5 डिग्री के ऊपर होता है, और जब ये मूव करके सूरज के नज़दीक आता है तो 21.1 इंच होता है। और ये जो है ये साइकिल जो कंप्लीट यानी इस जगह से 21.1 से 24.5 तक पहुंचने के लिए 41,000 साल जो है वो इसको लगते हैं। अब जो टिल्ट जो के मिनिमम टिल्ट जो इससे पहले दुनिया देख चुकी है वो 10 से 11,000 साल पहले देखा था हमने, और अब ये डिक्रीज हो रहा है और ये दोबारा उस पे आएगा मिनिमम उसके ऊपर 11,800 साल के बाद। अब अगर हमारी एक्सियल टिल्ट जो है वो 30 और 3.5 के दरमियान होती तो इसका मतलब ये है कि सूरज जहाँ जो जगह सूरज से नज़दीक होती वहाँ बहुत इंटेंस हीट होती, और जो जगह सूरज के परे होती उसमें बहुत इंटेंस सर्दी होती। तो जितना एंगल होगा, टिल्ट का एंगल ज़्यादा होगा और उतनी ही ओब्लिक्विटी हायर होगी और उतना ही सीजन जो है वो इंटेंस होगा। जो की पॉइंट यहाँ पर कन्वे करने का है कि ये जो मिलैंकोविच साइकिल्स हैं ये हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। ये जो भी चेंजेस आती हैं क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो और ये तीनों फैक्टर जो हैं वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि हम सन से अवे जा रहे हैं, यानी हम कोल्डर माइल्डर सीजन की तरफ जा रहे हैं, यानी वार्मर विंटर और कूलर समर। हमें जो इंडिकेशन मिली है इनसे कि हम ना तो इनको मिटिगेट कर सकते हैं, हमें अडेप्ट ही करना है, यानी जो भी हालात होंगे हमें उसमें रहना है। सवाल ये है, जो की पॉइंट है वो ये है कि जब हम अवे जा रहे हैं, हम माइल्डर वेदर के जा रहे हैं, तो फिर ये जो समर है ये कूल होगा और जो विंटर है ये वार्म होगा, लेकिन पर से वार्मिंग नहीं होगी। तो फिर ये लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आया? मैंने शुरू में आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ कहाँ से आया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग चीज़ है ना वो है सोलर फ्लेयर्स। मैंने अभी 12 अप्रैल को इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड ब्लॉग किया है, मैं शायद इसके ऊपर ब्लॉग भी कर दूंगी। सोलर फ्लेयर्स जो हैं ये स्पेस वेदर को इफेक्ट करते हैं, हमारे प्लैनेट वेदर को नहीं, स्पेस वेदर को इफेक्ट करते हैं, जो कि इंटर्न हमारे प्लैनेट को इफेक्ट करता है और ये इंक्रीज करते हैं सोलर फ्लेयर। इसका साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है 11 साल में, और ये 11 साल में ये प्रोड्यूस करते हैं सनस्पॉट, जो कि 11 साल में मैक्सिमम उसके ऊपर होते हैं। सनस्पॉट जो है ना 11 साल जब कंप्लीट होते हैं तो उस वक्त ये मैक्सिमम होते हैं, और जब ये मैक्सिमम होते हैं तो ये दुनिया का जो वेदर है उसको इफेक्ट करते हैं। जिसमें आपने देखा कि पिछले दिनों हमारा ग्रिड जो है ना वो बंद हो गया था, लोगों को समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे मुल्क में कैसे बंद होगी, लेकिन पॉसिबली ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनका ये इफेक्ट था। इससे बहुत सारे जो हमारे डेवस्टेशन है वो हमारे इसके ऊपर हो सकती है। 10 साल पहले 2010 में ये 11 साल का साइकिल कंप्लीट हुआ था, और आपने देखा था कि कितना हैवी फ्लड आया था पाकिस्तान में, और अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आए थे। अभी ये 2022 में इसका फिर 11 साल पूरे हो गए हैं, और आपने देखा कि कितना शदीद फ्लड आया हमारे 2022 में, और अफगानिस्तान में जल्जला भी आया और हमारे यहाँ भी जल्जले आ रहे हैं। अब ये जो साइकिल है ये इस वक्त इसके जो सन स्पॉट्स हैं ये इंक्रीज होंगे 2022 से लेके 2025 तक। 24 और 25 जो है वो मैक्सिमम है। तो इन 3 सालों के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ के वो सारी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। हम बजाय इसके कि हम अपने लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करें, हम उनको जनाब कैची वर्ड्स और फैंसी वर्ड्स जो हैं उनसे ही हम उनका दिल बहला रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई सवालात इसके बारे में हो तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड। आप इसको देखते रहिएगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले व्लॉग पर जो कि एक सीरीज़ पूरी मैं करूँगी और वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आप में से ये A to Z मैं सारा बताऊँगी इसमें, और आप में से जो भी इसको सुनना चाहे, चूँकि ये एकेडमिक भी इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स से भी, या आप भी किसी को जानते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि ये उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।